मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन दैट वे अपेयर्ड इन आईपीएट एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ में ऑल्सो मैसेज में ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ भी गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आईपीएट 2019। ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर एक क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, solve it yourself first, then watch the solution. Three friends divided some apples in the ratio 3:5:7. After consuming 16 apples, they found that the remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received by one of them at the beginning. So total number of apples these friends initially had was which of the following? मतलब options given नहीं है, short answer question है, तो हमें identify करना है कि what should be the answer. There are three friends और apples divided हैं in the ratio 3:5:7. तो 3, 5, 7 का रेशियो है, यानी कि फर्स्ट पर्सन माइट बी गेटिंग 3x, सेकंड 5x, थर्ड 7x, और टोटल कितना हो जाएगा 7 + 5 + 3 दैट इज 15x. तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विद देम. फिर हुआ क्या, दे कंज्यूम्ड 16 एप्पल्स, सो -16, सो दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एप्पल्स. और क्वेश्चन कह रहा है रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाई वन ऑफ देम एट द बिगिनिंग. तो लार्जेस्ट नंबर वॉज रिसीव्ड बाई the person receiving 7x apples, so that should be the remaining value. 15x minus 16 is equal to 7x, यानी कि 8x is equal to 16, x is equal to 2, and hence 15x will be equal to 30. x2 आ गया, 15x 30 हो जाएगा, यानी कि number of apples initially with them was equal to 30. Straightforward. Okay, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सिंपल फंडा था यहाँ पे कि टोटल 15 यूनिट्स एप्पल थे, 7 + 5 + 3, और आफ्टर कंज्यूमिंग 16 बच गए इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू 7 यूनिट्स, यानी कि कंजम्पशन कितना हुआ 5 + 3 8 यूनिट्स का. 8 यूनिट्स हमारा 16 है, तो टोटल 15 यूनिट्स विल बी 30. नेक्स्ट, अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास इन द रेशियो 3:6:7. सो ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, रेशियो है 3:6:7. सो मे बी 3x, 6x, 7x. तो टोटल हमारा हो जाएगा 6 + 7 + 3 दैट इज 16x. एंड ऑरेंजेस विद हिम इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6. ऑरेंजेस 5 और 6 का मल्टीपल है, तो सबसे पहले हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स द सेलर हैज़. तो अगर हमें फ्रूट्स मिनिमम चाहिए तो ऑरेंजेस शुड ऑल्सो मिनिमम. ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं, इट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6. तो एलसीएम ऑफ 5 and 6 ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 30. तो मिनिमम ऑरेंजेस कैन बी 30. और ऑलरेडी ऑरेंज हमें क्या दिया है, 3 यूनिट्स है, यानी कि 3 का रेशियो होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 3 का मल्टीपल 30 ऑलरेडी है, तो 3 से फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन तो गिवन नहीं है. 30 इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑरेंजेस. 3x की वैल्यू 30 हो गया, मिनिमम पॉसिबल. ठीक है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. वैल्यू तो 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, बट 30 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. और अगर 3x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 30 है, यानी कि x का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10. x मिनिमम इज इक्वल टू 10. सो 16x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 16 into 10, 160. दिस विल बी द आंसर, 160. ओके, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी. आगे बढ़ते हैं. Ashok started a business with a certain investment. After a few months, Bharat joined him, investing half the amount of Ashok's initial investment. At the end of the first year, the total profit was divided between them in the ratio 3:1. So, भारत ने कितने टाइम के बाद में अशोक को ज्वाइन किया होगा. So, in case of a investment based question, profit is always proportional to investment into time. So, as the investment increases, profit share also increases. As the time increases, profit share again also increases. Okay, so in case of Ashok and Bharat, अशोक ने पहले स्टार्ट किया बिजनेस, भारत ने बाद में ज्वाइन किया. एंड अशोक स्टार्टेड विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड भारत ज्वाइंड विद हाफ द अमाउंट ऑफ अशोक्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो लेटेस्ट से अशोक ने 2 रुपीज़ से स्टार्ट किया, तो भारत मस्ट हैव
joined with 1 rupee, half the amount. ठीक है, तो 2:1. दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट. एज फार एज टाइम इज कंसर्न, तो अशोक ने तो पूरा साल अशोक ने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, और फिर साथ में फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो अशोक का इन्वेस्टमेंट वॉज फॉर 12 मंथ्स. भारत का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि टी मंथ्स के लिए था, मान लो. ठीक है, सो प्रॉफिट विल बी इन द रेशियो इन्वेस्टमेंट इंटू प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम. तो 2 into 12 विल बी 24 एंड 1 into 3 विल बी टी. तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए? 24:t. और क्वेश्चन का के हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो इज 3:1. So 24:t should be 3:1. 24 upon t, this is equal to 3 upon 1. Cross multiply. 24 is equal to 3t. So t comes out to be equal to 8. अब ऑप्शन में लकीली 8 मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है लास्ट में भारत ज्वाइंड अशोक आफ्टर, यानी कि कितने टाइम के बाद में ज्वाइन किया. t इज इक्वल टू 8 ये जो हमारा निकला है, दिस इंप्लाइज दैट भारत इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स. अशोक ने इन्वेस्ट किया है 12 मंथ्स के लिए, भारत ने इन्वेस्ट किया है 8 मंथ्स के लिए. बट क्वेश्चन ने पूछा है भारत ने कितने टाइम के बाद में ज्वाइन किया है. तो 8 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है, 12 मंथ्स टोटल थे, 12 minus 8, यानी कि ही ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स. ओके, आफ्टर 4 मंथ्स. और ज़रा सा भी कंफ्यूजन का स्कोप हो तो स्टार्ट में ही हम इंस्टेड ऑफ टी यहाँ पे 12 minus के लिख सकते थे कि लेट से भारत ज्वाइंड आफ्टर के मंथ्स. सो इन दैट केस जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा दैट विल बी 12 minus के. ठीक है, सो वहाँ पे हमारा जो के का वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. Next question. In the given village, there are only 3 types of families, 3 sizes of families. Families with 2 members, families with 4 members, and families with 6 members. Proportion of families with 2, 4, and 6 members are roughly equal. A poll is conducted in this village wherein a person is chosen at random and asked about his her family size. The average family size computed by sampling 1000 such persons from the village would be closest to which of the following values? There are 3 types of families. Family number 1, family number 2, family number 3, and the number of members in first type of family are 2, in second type are 4, in third type are 6. And number of families, proportion of families is roughly equal. तो मान लेते हैं कि number of families that is equal to n of first type, n of second type, and n of third type. Okay, so total number of members क्या आ जाएंगे? Number of members, total members, क्योंकि members per family ये तो हमने पहले वाले केस में लिखा था. तो 2n in first case, 4n in second case, 6n in third case. So number of families comes out to be 3n. Number of members comes out to be 6 plus 4 plus 2, 12n. बट डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे. क्यों डिवाइड नहीं करना है डायरेक्टली? क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम क्या करेंगे, रैंडमली चूज करेंगे. अ पर्सन इज रैंडमली चोजन एंड देन ही इज आस्क्ड अबाउट हिज हर फैमिली साइज. ठीक है, सो 12n/3n विल नॉट बी द आंसर. आंसर विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि हमने एक पर्सन को चूज किया रैंडमली. ठीक है, तो उसके चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देन ही विल बी टेलिंग द फैमिली साइज, हिज फैमिली साइज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल टोटल हमारे 12n पर्सन है. So 2n persons are from first type of family. So first type of family में से पर्सन चूज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट विल बी 2n/12n. फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस. ठीक है, 2n/12n. और जैसे भी चूज हो गया तो ही विल बी टेलिंग दैट देयर आर 2 मेंबर्स इन हिज फैमिली. तो इंटू 2, एवरेज हमारा क्या आएगा, 2n/12n प्लस 2 इंटू 2 प्लस. अब इसके सेकंड केस क्या हो सकता है कि सेकंड टाइप फैमिली में से कोई पर्सन चूज हो, प्रोबेबिलिटी होगा 4n/12n. And he'll be telling that his family has 4 members. And last case 6n/12n multiplied by, he'll be telling 6 members हैं in family में. So average size after sampling will be equal to 2n/12n into 2, 4n/12n into 4 plus 6n/12n into 6. So this will be equal to 2 upon 2 into 2 upon, भाई n तो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, n तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह से. न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 into 2, 4 into 4. So that will be 4 plus 16 plus 36/12. So 56 upon 12, which becomes equal to 14/3. 4 and 2/3 will be the answer. 4.667. 4.667. ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा और सिंपल रखने के लिए, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ
proportion of families with 2, 4 and 6 members are roughly equal, तो हम ये भी कह सकते थे कि डायरेक्टली कह देते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 2, 4 एंड 6 और फैमिलीज हम मान लेते हैं कि तीनों की 1, 1, 1 है, क्योंकि चीज़ें अल्टीमेटली वैसे ही आएगा। ठीक है, सो 1, 1 है, और क्योंकि हर एक फैमिली में देयर आर 2, 4 एंड 6 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो जाएंगी 3। सो इफ फर्स्ट फैमिली से पर्सन चूज होंगे तो 2 है पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली, टोटल 12 है, 2 by 12, एंड दे विल टेल देयर आर 2 मेंबर्स प्लस 4 by 12 into 4 members plus 6 by 12 into 6 members। ओके, एन को डायरेक्टली 1 ही मान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक परचेज्ड pens and pencils in the ratio 2:3 during his first visit and paid rupees 86 to the shopkeeper. During his second visit, he purchased pens and pencils in the ratio 4:1 and paid rupees 112. The cost of a pen as well as a pencil in rupees is a positive integer. If Ashok purchased 4 pens during the second visit, then amount he paid in rupees for the pens during the second visit क्या होगा? Okay, हमारा पहला लाइन हमें कह रहा है कि अशोक परचेज्ड पेन्स एंड पेंसिल्स इन द रेशियो 2:3, तो रेशियो 2:3 है, नंबर 2 और 3 का मल्टीपल होगा रिस्पेक्टिवली, क्या होगा ये हमें पता नहीं है, बट वी नो दैट ही पेड रुपीज 86 टू द शॉपकीपर। तो वी कैन से कि अगर हम मान लें कि पेन का प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, पेंसिल का प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू वाई, तो इक्वेशन बना सकते हैं और हम मान लेते हैं कि उसने परचेज किए हैं 2K और 3K, 2K पेन्स एंड 3K पेंसिल्स। सो 2KX plus 3KY, this is equal to 86। ओके, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन और पेंसिल भी एक इंटीजर ही है, तो केस अगर हम डिवाइड कर दें फॉर एग्जांपल, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2x plus 3y, दिस कैन बी 86 अपॉन k, और 86 होता है 43 इंटू 2। ठीक है, 43 इंटू 2 होता है। क्या क्लियर है? तो हमारा k के लिए दो ही पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे हो पाती हैं, हो सकती हैं, बिकॉज 86 है, 43 एक प्राइम नंबर है, इंटू 2, तो k या तो हमारा इक्वल टू 1 होगा या फिर k इक्वल टू 2 होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि यहाँ पे कोई और वैल्यू k का पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पेन का प्राइस भी इंटीजर में होगा, पेंसिल का प्राइस भी इंटीजर में होगा, तो 2x plus 3y हमारा इंटीजर ही आने वाला है, तो 86 बाई के ये वैल्यू हमें इंटीजर ही मिलेगा। और इंटीजर कब मिलेगा? जबकि k 1 हो या फिर 2 हो। अगर k इज 3 ले लिया तो 86/3 इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर x इंटीजर है, y इंटीजर है, 2x भी इंटीजर होगा, 3y भी इंटीजर होगा, उनका सम भी इंटीजर ही होगा, तो 86 अपॉन k मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, और क्योंकि k क्या है? नंबर ऑफ पेन्स परचेज, यानी कि यहाँ पे हमारा 2K टोटल नंबर ऑफ पेन्स परचेज है, तो K भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर K इक्वल टू 1/2 रख दो, तो अगर हमने K इक्वल टू 1/2 रख दिया तो ठीक है, हमारा वैल्यू इंटीजर में आ गया, बट K क्या 1/2 हो सकता है? क्योंकि फिर हमारे नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज हो जाएगा 3 into 1/2 यानी कि 1.5, बट ऐसा तो नहीं होगा ना, पेंसिल्स परचेज भी हमारी इंटीजर में ही होगी, तो K हमें दो ही वैल्यूज दे सकता है, 1 या फिर 2। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना तुम नहीं भी सोचोगे तो भी ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बट अदरवाइज यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। ओके, अब सेकंड जो परचेज है उसका सेकंड विजिट जो है वहाँ पे बात कर रहा है कि पेन्स और पेंसिल्स का रेशियो है 4:1, बट इसके बाद में एक और बात लिखी हुई है लास्ट में कि अशोक परचेज 4 पेन्स ड्यूरिंग हिज सेकंड विजिट। तो सेकंड विजिट के बारे में हमें क्लियरली पता है कि 4:1 रेशियो है पेन और पेंसिल का, यानी कि पेन अगर उसने 4 यूनिट्स परचेज किए होंगे, पेंसिल्स 1 यूनिट परचेज किया होगा, बट 8 और 2 भी हो सकता है कि पेन उसने 8 परचेज किया, पेंसिल 2 परचेज किया, बट साफ साफ मेंशन है कि अशोक हैज परचेज 4 पेन्स। तो सेकंड इक्वेशन बनाना आसान है कि 4 पेन्स परचेज किया, यानी कि 4x पेन्स का कॉस्ट और प्लस एक ही पेंसिल परचेज किया होगा, तो प्लस y इज इक्वल टू 112। 4x प्लस वाई है, दिस इज इक्वल टू 112। ठीक है, तो अगर 4x प्लस वाई हमारा इक्वल टू 112 है, पहले वाले केस से हमें दो ऑप्शन मिल रहे थे कि या तो इक्वेशन होता 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 86 अगर k इक्वल टू 1 हुआ तो, और या फिर इक्वेशन बनता हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43 अगर इफ k इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों में से कौन सा केस होगा हमारा जो हमें लेना है? या तो फर्स्ट केस होगा या फिर सेकंड केस होगा, तभी हम आंसर कर पाएंगे, इक्वेशन तो तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर हमारा 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल्स का टोटल परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू 86 रुपीज, तो क्या उस केस में हमारा 4 पेन्स प्लस 1 पेंसिल का कॉस्ट 112 हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेटर से 2 से, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर 2 पेन्स और 3 पेंसिल का कॉस्ट 86 हो सकता है, तो 4 पेन्स
और 1 पेंसिल का कॉस्ट 112 हो सकता है, दैट इज पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर सेकंड वाला केस लें कि 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल का कॉस्ट 43 होता है, तो क्या 4 पेन्स और 1 पेंसिल का कॉस्ट 112 हो सकता है? बिकॉज इन दैट केस अगर हम सेकंड वाला केस लेते हैं तो मल्टीप्लाई करो 2 से, भाई 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल का कॉस्ट है 43, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, तो 4x प्लस 6y हो जाएगा 86, यानी कि 4 पेन और 6 पेंसिल का कॉस्ट है 86 रुपीज़, बट 4 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट आ रहा है 112। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा कैसे पॉसिबल है कि 4 पेन्स परचेज करो, 6 पेंसिल्स परचेज करो, 86 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, बट अगर सिर्फ एक ही पेंसिल परचेज करो तब ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। तो सेकंड वाला केस नहीं होगा, डेफिनेटली हमारा फर्स्ट केस होगा कि इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई, पहली वाली तो क्लियर ही थी 4x प्लस वाई इज इक्वल 112, और सेकंड इक्वेशन जो होगा यहाँ पे दैट विल बी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 86। अब सॉल्व करना है x और y के लिए, ठीक है। सो x को पहले एलिमिनेट करते हैं, तो 2x प्लस 3y आ रहा है इक्वल टू 86, या फिर y को एलिमिनेट कर दो क्योंकि अल्टीमेटली निकालना क्या है हमें, x की वैल्यू निकालना है, तो चलो y को एलिमिनेट कर देते हैं। 4x प्लस वाई इक्वल 112 था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 12x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 336। अब इसमें से इक्वेशन अप्लाई कर दो, 12x प्लस एक सेकेंड 12x प्लस 3y, हाँ ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 12x माइनस 2x 10x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 250, 10x कम्स आउट टू बी 250, यानी कि x इक्वल टू 25 आ गया। और क्वेश्चन से पूछा है अमाउंट ही पेड इन रुपीज फॉर द पेन्स ड्यूरिंग द सेकंड विजिट, यानी कि 4x की वैल्यू पूछा है, तो 4x इज इक्वल टू 100 रुपीज़ आ जाएगा, 4x हमारा 100 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, फिर उसने 4 पेन्स परचेज किए सेकंड विजिट में, 4 पेन्स प्लस 1 पेंसिल 112 रुपीज़ पे किया। पहली विजिट में भाई 2 पेन्स हो सकते हैं, 3 पेंसिल्स हो सकता है, 4 पेन्स हो सकते हैं, 6 पेंसिल्स हो सकता है, बट 4 पेन्स 6 पेंसिल्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर उतने में 86 रुपीज़ होगा तो फिर डेफिनेटली 4 पेन्स 1 पेंसिल कॉस्ट लेसर होना चाहिए, तो यानी कि एक ही केस पॉसिबल है 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल्स वाला, अकॉर्डिंगली इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो तुम्हें समझाने का था, मतलब एग्जाम में तुम डायरेक्टली सबसे पहले जो इक्वेशन बन रहा है उसको बनाओगे कि 4x प्लस 5, ये तो आ ही रहा है 112। अब तुम्हें पता है कि 2:3 का रेशियो है पेन और पेंसिल का, 86 टोटल पे किया है, 86 टोटल पे किया है, तो क्लियरली हमारे 4 पेन 6 पेंसिल तो पॉसिबल ही नहीं है कि उस पर फिर हमारा अमाउंट 86 से ज़्यादा होना चाहिए था, 112 से ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो डेफिनेटली एक ही केस पॉसिबल है यहाँ पे 2x प्लस 3y, नो अदर केस इज पॉसिबल, और फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ अ 4 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स 4 डिजिट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि हमें हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि डायरेक्टली कोई फॉर्मुला तो है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ऐसे केसेस में जो ऑप्शंस गिवन है ऑप्शंस को यूज़ करने की कोशिश करो, अगर ऑप्शंस गिवन है अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑप्शंस को यूज़ करने की कोशिश करो, ऑप्शंस में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 1000, तो क्या 1000 पॉसिबल होगा, इस पर ज़रूर सोचो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुम जो पहला तुम्हारा अप्रोच हो, पहले जो तुमने सोचा वो तुम्हें किसी और आंसर तक लेके जाए, एंड दैट माइट नॉट बी द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम ऑप्शन गिवन है उसको सोचो क्या वो पॉसिबल हो सकता है किसी तरह से, कि हमें चाहिए हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होता रेशियो ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। अगर हम 4 डिजिट नंबर मान लेते हैं अपना ABCD, तो डिवाइडेड बाई सम ऑफ इट्स 4 डिजिट्स, जो कि होगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ABCD अपॉन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है इस रेशियो को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ए तो देखो जीरो नहीं हो सकता, और रेशियो मैक्सिमाइज तब होगा जबकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो, जितना कम से कम हो सके। डिजिट्स तो देखो सेम ही रहेंगी, बट न्यूमरेटर में नंबर है, डिनोमिनेटर में सम है उन डिजिट्स का, ठीक है। सो नंबर हमारा मैक्सिमम पॉसिबल हो और सम हमारा मिनिमम पॉसिबल हो, ये कब हो सकता है, जबकि हम BCD को जीरो कर दें, बी सी और डी को जीरो कर दें, क्योंकि ए तो जीरो नहीं हो सकता, ए को जीरो होते ही हमारा फिर नंबर 4 डिजिट नहीं रह जाएगा, और फिर ए भी जीरो हो जाएगा, तो फिर मतलब ही क्या हो, रेशियो तो 0/0 हो जाएगा, ठीक है। सो BCD को जीरो कर दें और ए को कुछ और वैल्यू रखें, तो अगर हमने BC और डी को जीरो कर दिया तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, नंबर फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया ए फॉलोड बाई 3 जीरोस एंड डिवाइडेड बाई ए ही रखा डिनोमिनेटर में, क्योंकि बाकी सब कुछ तो जीरो होगा, तो ये वैल्यू हमारा 1000 आ जाएगा, रेशियो
1000 आ जाएगा, और वो 1000 ही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने रखा ए को 1000, नंबर हमारा ए बी सी डी है 1000, तो 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1000 ही वैल्यू आएगा रेशो का। या फिर ए को 2 रख दो, तो 2000 बाई 2, 1000 ही वैल्यू आएगा, तो हमारा आंसर शुड बी 1000 ओनली। ओके, अब यहाँ पे अगर तुम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो सिर्फ और सिर्फ नंबर को, जो गलती हो सकती है बहुत सारे लोगों से, कि तुम करो कि ए बी सी डी सबको मैक्सिमाइज कर दो, बट उससे प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा डिनोमिनेटर भी तो मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि उसकी भी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वही हो सकती है। ठीक है, तुमने रख दिया सबको 9, कि 9999, और तुम्हारे दिमाग में आया यही सबसे बड़ा वैल्यू होगा भाई, तो डिनोमिनेटर भी तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 36, यानी कि 1111 डिवाइड बाई 4, विच इज 277.75, बट ये मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास ही देखो नंबर हमारा, अगर हम नंबर को कर दें 9000 और फिर डिवाइड करें सिर्फ 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 से, तो ये वैल्यू तो 1000 आ रहा है, क्योंकि वैल्यू अभी भी आ रहा है 9000 और 9999 में डिफरेंस कितने का है, ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस है कि 11% का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में जो डिनोमीटर है हमारा वो 1/4 हो जा रहा है, क्योंकि डिनोमीटर में सम सिर्फ 9 आ रहा है, बट यहाँ पे जब हमने सब कुछ मैक्सिमाइज कर दिया डिनोमीटर हमारा 36 हो जा रहा है, तो दैट इज वाई यहाँ पे रेशियो की वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है, जबकि हम ए बी सी डी को लिखेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो ए बी सी डी हमारा एक्चुअल में क्या है, दिस इज 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। ठीक है, तो रेशियो मैक्सिमम कब हो सकता है, अब ऑब्जर्व करो, क्योंकि ए के साथ में 1000 है, जब हम ए को मैक्सिमाइज करें, ए जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा हमारा रेशियो मैक्सिमाइज होगा, और बी सी डी की वैल्यूज तो तुम जितना कम रखो उतना अच्छा है, तो बी सी डी को जीरो कर दो। ठीक है, जीरो कर दो, और जीरो करते ही फिर हमारा रेशियो आ जाएगा 1000 ए अपॉन ए एंड हेंस 1000। क्योंकि ए का जो वेटेज है एक तरह से वेट एवरेज ही तो है, वेट एवरेज ही तो हम निकाल रहे हैं, ए का वेटेज है 1000 का, बी का वेटेज है 100 का, सी का है 10 का, और डी का है 1 का, तो जैसे ही बी का वैल्यू जीरो के बजाय कोई भी और नंबर लोगे तो डेफिनेटली वो हमारा एवरेज को रिड्यूस करेगा, क्योंकि बी का वेटेज 100 का है, ए का वेटेज 1000 का है, इजंट इट सो? ठीक है, नॉट एग्जैक्टली वेट एवरेज, बट बात समझ गए होगे। ठीक है, कि हमारा फंडा क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे वेटेज इसलिए बोला कि वेट एवरेज नहीं है, बिकॉज ए बी सी डी आर द रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ 1000 100 एंड 10 एंड 1, इजंट इट सो? Okay, next question. The cost of a piece of jewelry is proportional to the square of its weight. A piece of jewelry weighing 10 grams is INR 3600. The cost of a piece of jewelry of the same kind weighing 4 grams क्या होगा? तो cost is proportional to square of the weight. तो कह सकते हैं कि cost will be equal to some constant into weight का square. और फिर mentioned है कि a piece of jewelry weighing 10 grams is rupees 3600. तो 3600 is equal to सम कांस्टेंट के इंटू वेट 10 है तो 10 स्क्वायर, के इंटू 10 स्क्वायर, तो 100 के इज इक्वल टू 3600, तो यहाँ से के इक्वल टू 36 आ गया, सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 36 टाइम्स वेट स्क्वायर, और फिर वेट अगर 4 होगा तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 36 इंटू 4 स्क्वायर, 36 इंटू 16, तो 360 प्लस 216, तो 576 रुपीज विल बी द कॉस्ट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 576। ठीक है, ये तो अप्रोच हो गया एक हमारा सॉल्व करने का, बट इस क्वेश्चन को कभी भी इतने लंबे मेथड से सॉल्व थोड़ी करोगे, हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, वी हैव बीन गिवन दैट पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 ग्राम्स इज INR 3600, और हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ द सेम काइंड वेइंग 4 ग्राम्स, और हमें पता है कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर। तो पहले वाले केस में कॉस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, 10 स्क्वायर के, दूसरे वाले केस में कॉस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4 स्क्वायर के, तो हमारा जो दूसरे वाले केस में कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 16 4 स्क्वायर, यानी कि 16 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर यानी कि 100, तो 16 बाई 100 इंटू 3600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से गए 2 जीरो, 16 इंटू 36 यानी 576 हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही लिखोगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let a b c d be positive integers such that a plus b plus c plus d is equal to 2023. टोटल सम ऑफ फोर नंबर्स इज 2023 और ये सारे के सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर हमें गिवन है कि ए और बी का रेशियो है 2:5 और सी और डी का रेशियो है 5:2। ए इज टू बी इज 2:5 एंड सी इज टू डी इज 5:2। देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस सी क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस सी, तो मान लेते हैं कि ए हमारा है 2x, बी है 5x और सी और डी का सेपरेटली रेशियो दिया है, तो सी एंड डी कैन बी 5y एंड 2y। पुट कर दो वैल्यूज इस इक्वेशन में, तो ए की जगह आ जाएगा 2x प्लस बी की जगह 5x प्लस सी की जगह 5x और डी की जगह 2y। टोटल हमारा 2023, तो 7x प्लस 7y, सॉरी ये y था यहाँ पे, तो 7x प्लस 7y इज इक्वल 2023। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा? x प्लस वाई विल बी 2023/7। तो 7 2 ज़ार 14 और 7 8 ज़ार 56, 289। x प्लस वाई आ गया हमारा इक्वल टू 289। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ ए प्लस सी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। तो ए यहाँ पे हमने माना है 2x एंड सी को माना है 5y, तो 2x प्लस 5y शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 2x प्लस 5y का? ठीक है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 5 है, यानी कि अगर हमें 2x प्लस 5y को मैक्सिमाइज करना है तो y की जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगा उतना ज़्यादा बड़ा हमारा समेशन होगा, यानी 2x प्लस 5y कैन बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन 5y इज मैक्सिमाइज्ड, इजंट इट सो? ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली x प्लस वाई तो फिक्स्ड है ना हमारा, इसलिए। ठीक है, अदरवाइज x को भी मैक्सिमाइज करते हैं, बट जब सम फिक्स है हमारा, x प्लस वाई फिक्स है, तो मैक्सिमाइज तब कर पाओगे क्योंकि x और y दोनों का सम तो फिक्स्ड है। ठीक है, अगर x को भी मैक्सिमाइज करोगे तो y छोटा हो जाएगा, y को मैक्सिमाइज करोगे x छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 5 y के साथ कोफिशिएंट 5 है, 5 मल्टीप्लाइड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें y को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज शक्ल ऐसे भी देखो कि 2x प्लस 5y है, तो इसको लिख सकते हो 2x प्लस 2y प्लस 3y। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 3y। ठीक है, अब तो क्लियर है ना कि जो पहला वाला पार्ट है तो फिक्स है, ये x प्लस वाई 289 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 289 प्लस 3y। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, x नहीं है, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 578। तो 578 प्लस 3y। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि y को मैक्सिमाइज करना है और कुछ भी नहीं करना। तो y को मैक्सिमाइज करना है, कितना बड़ा वैल्यू y ले सकता है, क्योंकि x भी हमारा, क्योंकि a b c d पॉजिटिव इंटीजर है, तो a और b भी पॉजिटिव होंगे, तो x जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू x की रख लो 1, अगर x 1 हो जाएगा तो y हो जाएगा 288, इससे बड़ा वैल्यू y ले नहीं सकता, तो y का मैक्सिमम वैल्यू विल बी 288। बस पुट कर दो, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन का आ जाएगा 578 प्लस 3 इंटू 288। ओके, ये आ जाएगा 840 864, तो 578 प्लस 864, तो 8 5 1300 और बच गया 80 62 142, तो 1442। दिस विल बी द आंसर, 1442। ओके, सीधे दिख रहा है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 288। ओरिजिनल पे भी डाल सकते थे कि 2x विल बी 2 और 5y विल बी 1440, तो 1442 विल बी आवर आंसर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस सी। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a plus b upon b plus c is equal to c plus d upon d plus a, which of the following statements is always true? सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a plus b upon b plus c, this is equal to c plus d upon d plus a, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वालिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब इनइक्वालिटी होगी तो हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करने से पड़े, बट इक्वालिटी है तो यहाँ पे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू डी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू बी प्लस सी। सो ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी बी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी बी प्लस डी सी। क्या कुछ पोर्शन कैंसिल आउट हो रहा है?
तो ए डी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ए डी तो नहीं दिया है, बी डी है, डी बी है, हाँ बी डी डी बी एक ही बात है, कैंसिल आउट हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और तो कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। ठीक है, सो ए डी प्लस बी ए माइनस सी बी माइनस डी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया जीरो। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में हमें बन जाएगा ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी। और यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए डी और ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमन आ गया, बी प्लस डी, ए इंटू बी प्लस डी, और माइनस सी इंटू बी प्लस डी, प्लस यहाँ पे ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी, आ गया इक्वल टू जीरो। तो इधर भी हमारा ए माइनस सी इंटू बी प्लस डी बन रहा है, प्लस ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी बन रहा है, इक्वल टू जीरो। सो बन गया इक्वेशन हमारा अल्टीमेटली कि ए माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट हमारा जीरो आ रहा है। और जब भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो आएगा तो दोनों में से कोई एक वैल्यू तो जीरो होगा। तो या तो हमारा ए माइनस सी इक्वल टू जीरो है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इफ ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो तो ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो इधर ए इज इक्वल टू सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। इधर ए इज इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया सॉल्व करना पूरा का पूरा। बट अगर मान लो इक्वेशन और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती तो ऐसे केसेस में एक काम और कर सकते हो कि ऑप्शंस को यूज़ करो। ठीक है, ऑप्शन को यूज़ करो, और ऑप्शंस को यूज़ करके तुम्हें एक केस तो दिख रहा है ए इक्वल टू सी का, पुट कर दो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में ए इक्वल टू सी। देखो क्या हमारी इक्वेशन इक्वल हो जा रही है। सो इफ यू पुट ए इज इक्वल टू सी, इन दैट केस इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए की जगह सी पुट कर दो या सी की जगह ए पुट कर दो। चलो सी की जगह ए पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी था, सी की जगह ए आ गया बी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड साइड वन हो गया, राइट हैंड साइड क्या होगा, सी प्लस डी, सी की जगह ए पुट कर रहे हैं तो ए प्लस डी अपॉन डी प्लस ए, राइट हैंड साइड भी वन आ गया। सो यस, बोथ आर इक्वल। तो ए इक्वल टू सी तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है इवन। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी दो जगह आ रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। तो फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड एल हमारा है ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, तो न्यूमरेटर को ए प्लस बी ही रहने, तो बी प्लस सी को लिख सकते हैं क्या, बी प्लस सी हो जाएगा एज पर द इक्वेशन माइनस ए माइनस डी, यानी माइनस ऑफ ए प्लस डी। ये हो गया एल हमारा, ए प्लस बी अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस डी। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा सी प्लस डी ही रहने दो न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, सी प्लस डी को कन्वर्ट कर दो क्योंकि ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो सी प्लस डी को लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन डी प्लस ए। तो अब अभी भी दोनों इक्वेशंस हमारी इक्वल आ रही हैं क्योंकि ए प्लस बी अपॉन ए प्लस डी है, तो दोनों ही साइड में आ रहा है विद अ नेगेटिव साइन, तो बोथ आर स्टिल इक्वल, तो यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लियरली ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, कोई डाउट ही नहीं है अब तो। ओके, ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन, और आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे समझ में आएंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।